हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग केबीएस के लिए कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में जो ग्रामर के भाग दिए गए हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसी तरह केबीएस से रिलेटेड जो टीजीटी है उसके लिए टीजीटी में जो सिलेबस दिए गए हैं उसके आधार पर जो भी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक हैं, जो भी कवि हैं, उन सभी पाठों का चर्चा विस्तृत रूप में धीरे धीरे जारी रहेगा इस चैनल के माध्यम से। आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद रचना के आधार पे यह क्लास 10th में पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड में, और क्लास 9th में जो पढ़ना है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम देख लेते हैं। तो यह सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के भी विद्यार्थी जो पेपर देने जा रहे हैं इस बार, उनके लिए भी मुख्य रूप से सहायक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद से पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जो कहा जाता है वह है कि व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य में आप यह समझिए कि शब्दों का एक व्यवस्थित रूप होता है और एक सार्थक समूह होता है। यानी जो शब्दों का समूह होता है वह इस तरह से व्यवस्थित होता है कि उसका एक अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक होना चाहिए। और यह ध्यान रखना है कि सार्थक नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। अगर वाक्य के अंग के रूप में बात करें तो वाक्य के जो अंग होते हैं जिसमें दो मुख्य रूप से होने ही चाहिए, वह होता है उसमें कर्ता होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए। यानी कोई भी वाक्य जो है वह कर्ता उसमें जरूर होता है, क्रिया जरूर होता है। यानी उसके वाक्य के घटक होते हैं वह, जिसको वाक्य के अंग या वाक्य के घटक, यह अनिवार्य घटक माने जाते हैं। यानी कर्ता और क्रिया होनी ही चाहिए। कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्ता और क्रिया होनी चाहिए। इसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं हो पाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, और मंजरी का मधुर गीत सुनकर श्रोता झूम उठे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वाक्य का संगठन है ये एक व्यवस्थित रूप में है। कर्ता क्रिया जिस रूप में होने चाहिए उस रूप में है। तो यह समझिएगा कि इसी तरह का व्यवस्थित रूप जो होता है वह शब्दों का वह वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे कि जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की बात किया जाए, वाक्य भेद की, तो वह उसके 8 भेद होते हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला जो वाक्य होता है वह जिसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य होता है। तो यही क्लास 10th के सिलेबस में इस बार है, और इसी पे आधारित एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब एक एक को समझते हैं हम लोग। पहले साधारण वाक्य या सरल वाक्य से कहते हैं वह जानते हैं। देखिए, साधारण वाक्य या सरल वाक्य उसे कहा जाता है, इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है यह भी, यह कर्ता और क्रिया के पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं जिसे उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम उद्देश्य और विधेय के बारे में बताएंगे। वैसे आप जान लीजिए कि उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इनके अंतर्गत कर्ता आते हैं, कर्ता के विस्तारक रूप आते हैं, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्रिया आते हैं, क्रिया का विस्तारक आता है, कर्म आता है, कर्म का विस्तारक आता है। तो वह उसे अभी हम देखेंगे। पहले आप यह समझ लीजिए परिभाषा के रूप में साधारण वाक्य या सरल वाक्य से कहते हैं। तो इन वाक्यों में एक उद्देश्य और विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है, और इसमें उपवाक्यों का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें बहुत सारे उपवाक्य नहीं होते हैं। एक झटके में एक सरल वाक्य बोली जा सकती है, एक बार आप उस वाक्य को बोल देंगे। वैसे सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, एक सिंपल सी जो क्रिया होती है और एक सिंपल से वाक्य, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यह आप सभी समझ गए होंगे। बहुत सारे उदाहरण दिए, पहले उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो साधारण वाक्य जो होता है उसमें आप देखिए, जो सरल वाक्य बोले जाते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए, एक कर्ता एक क्रिया एक कर्म ऐसे, और इसमें कोई उपवाक्य नहीं है।
और उसे हम एक झटके में पढ़ सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मुझे कल दिल्ली जाना है, राजीव और संजीव चले गए, मीरा पत्र लिखती हैं। ठीक है, तो इसमें एक विधेय है और एक उद्देश्य है और यह एकदम सरल वाक्य है। तो ऐसे अगर वाक्य आ जाए तो आप समझिएगा यह सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। इसी पीडीएफ के माध्यम से हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। तो संयुक्त वाक्य अब किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखिए। इन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। पहले ध्यान रखिए, इन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो कि योजक शब्दों जैसे दिया गया है किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त वाक्य होते हैं इन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो योजक चिन्हों द्वारा, योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। और योजक शब्द जो होते हैं वह समुच्चय बोधक होते हैं। ध्यान रखिएगा, योजक शब्द जो होते हैं वह समुच्चय बोधक होते हैं। इन वाक्यों में कभी कभी अव्यय का लोप भी हो जाता है। यह भी देखा गया है कि कभी कभी अव्यय का लोप भी हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा कि पहले जो दिया है कि राधा आई और मीना चली गई, राधा आई और मीना चली गई। देखिए, यह उपवाक्य एक है, राधा आई मीना चली गई। दो उपवाक्य है जो और संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। देखिए, चुपचाप बैठो, चले जाओ, यह दो उपवाक्य है जो अन्यथा संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह दिया है कि मंजू आई थी, बिना मिले ही चली गई, परंतु बीच में यह संयोजक चिन्ह है जिसके कारण से यह संयुक्त वाक्य कहे जाएंगे। ठीक है, अब एक अव्यय का लोप भी हो गया था। यहाँ भी देखिए, क्या सोचा था, क्या हो गया? यहाँ होना चाहिए क्या सोचा और क्या हो गया। जैसे अव्यय का लोप भी कभी कभी हो जाता है, आप इसे बना सकते हैं क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे अव्यय का लोप है, तो ऐसे वाक्य भी किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? इन वाक्यों में एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे आश्रित होती है। ये उपवाक्य परस्पर योजक को द्वारा जुड़े होते हैं, किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित होती है, या एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य होते हैं। यानी एक प्रधान रहेगा, उसी पर आश्रित दूसरे उपवाक्य होंगे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यह मिश्र वाक्य की परिभाषा थी। और मिश्र वाक्य में आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिससे मीना ने बताया कि, जैसे इसमें आप आधा पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थ एकदम अधूरा लगेगा, अभी लगेगा कि कुछ बचा हुआ है। मीना ने बताया कि, क्या बताया अभी नहीं पता है। वह कल कलकत्ता जाएगी, इसे आप अर्थ स्पष्ट हो गया कि मीना ने बताया, क्या बताया? कि वह कल कलकत्ता जाएगी। ठीक है, तो एक जो प्रधान उपवाक्य था उस पर यह आश्रित था। उसी तरह जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई, अभी हमें पूरा अर्थ नहीं पता चल रहा है, वैसे ही बरसात होने लगी। अब देखिए इस वाक्य में हमें पूरा अर्थ मिल रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह कहे जाते हैं मिश्र वाक्य। यहाँ पे देखिए तीसरा उदाहरण देखिएगा। जो परिश्रमी होता है, जो परिश्रमी होता है, अभी भी हमें अधूरा लग रहा है, वह अवश्य सफल होता है, वह अवश्य सफल होता है। तो इस तरह के वाक्य जो आएंगे वह किस में आएंगे? मिश्र वाक्य में। ध्यान रखिएगा, हमें सरल वाक्य को भी पहचान करना है, संयुक्त वाक्य को भी पहचान करना है और मिश्र वाक्य को भी पहचान करना है। यहाँ पे एक और उदाहरण है। जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है, जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी, अभी भी देखिए आपको अर्थ पूरा नहीं मिल रहा है। वह परीक्षा में प्रथम आया है, वह परीक्षा में प्रथम आया, अब पूरा अर्थ मिल रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य एक आश्रित होते हैं उसमें वह कहे जाते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग तीनों वाक्य समझ पाएँ कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। अब
आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है कि यह परिभाषा आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम कुछ और चीज़ें समझते हैं कि जो उद्देश्य और विधेय की बात की गई है वह होता क्या है। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य। इसके अंतर्गत कर्ता आते हैं और कर्ता के विस्तारक आते हैं। उसी तरह उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आप समझिए कि कर्ता आता है, क्रिया आता है, क्रिया का विस्तारक आता है, कर्म आता है, कर्म का विस्तारक आता है। ठीक है, तो इस तरह आप समझिएगा कि क्या होता है। विधेय उसे कहते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, और उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब कुछ हम उदाहरण लिए हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको, हमको लग रहा है यह चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। देखिए यहाँ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य से पूछा गया है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? व्यक्ति के बारे में, कि कौन व्यक्ति सफल होता है, व्यक्ति सफल हो रहा है, तो यहाँ उद्देश्य व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य का विस्तारक क्या हो जाएगा? मेहनती। उसके बारे में बताया गया कि वह मेहनती है, तो यहाँ पे मेहनती हो जाएगा। यानी जिसके बारे में कुछ कहा गया उसका भी कुछ विस्तारक, उसके बारे में कुछ कहा जाए तो वह भी उद्देश्य का विस्तारक होता है। तो यहाँ तक आपको यह उद्देश्य हो जाएगा। बाकी सफल रहता है, सफल रहता है यह जो दिया गया है यह हो जाएगा क्या? विधेय। ठीक है, अब समझ में आ गया हो। जैसे तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। अब देखिए चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा, तो यहाँ चाणक्य के बारे में वाक्य में कहा जा रहा है, तो यह उद्देश्य हो जाएगा। और इसके विस्तारक क्या कहा गया कि यह तेजस्वी है, तो यहाँ चाणक्य और तेजस्वी ये जो दोनों हैं वह उद्देश्य में आएंगे। और मंत्री बनने में सफल हुआ, सफल रहा, तो यह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इसी तरह और उदाहरण दिए गए हैं। श्री राम ने रावण का वध किया और पुरुषोत्तम आगे उनसे जुड़ा हुआ, तो श्री राम ने, यह पुरुषोत्तम, यह विस्तारक हो गया। और यह क्या हो जाएगा? कर्ता, और कर्ता का विस्तारक, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे उद्देश्य कहेंगे। रावण का वध किया, यह हो जाएगा विधेय। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। उसी तरह और दिए गए हैं। मोहन का लड़का बाजार गया है, तो मोहन का लड़का, यहाँ पे लड़का बाजार गया गया और उसके बारे में बताया गया कि यह मोहन का लड़का है, तो यह विस्तारक हो गया कर्ता का। तो यहाँ से कर्ता का विस्तारक जो हो जाएगा वह सभी उसे उद्देश्य कहेंगे, बाकी जो बच रहा है वह विधेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हम उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य का विस्तारक। देखिए यहाँ पे सविता पुस्तक लिखती है, यहाँ पे सविता पुस्तक लिखती है, तो यहाँ पे सविता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, सविता उद्देश्य हो गया। विधेय का विस्तारक क्या है? लिखती है, यह विधेय हो गया, लेकिन क्या लिखती है? पुस्तक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह हो गया विधेय और विधेय का विस्तारक। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता और कर्ता का विस्तारक किस में आते हैं? उद्देश्य में। और क्रिया का विस्तारक जो आते हैं वह विधेय में आते हैं। तो उसी तरह वह दोनों चार्ट अलग अलग किया गया है। रवि लिखकर ही उठेगा, तो रवि यहाँ करता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, तो यह हो जाएगा उद्देश्य। उठेगा, उठेगा, रवि उठेगा मतलब लिख कर ही उठे, तो यहाँ क्रिया और क्रिया का यह विस्तारक हो गया, तो यह क्या हो गया? सभी विधेय में आएंगे। तो समझ में आ गया होगा यह चार्ट के अनुसार कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, और उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझाने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके दो पक्ष होते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, तो वह आप समझ गए हैं कि उद्देश्य कौन होता है, विधेय कौन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ हम लोग उदाहरण लिए हैं, और इस उदाहरण के आधार पर अब आपको बताना है कि यह कौन कौन से वाक्य हैं। जैसे हम लोग सरल वाक्य भी पढ़ लिए, संयुक्त वाक्य भी पढ़ लिए, हम लोग मिश्र वाक्य भी पढ़ लिए।
ठीक है, तो यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरण के अनुसार आपको यह बताना है कि यह कौन से वाक्य हैं। ठीक है, आपको उदाहरण दिख रहे हैं, उसको देखिए। पहला जो दिया गया है, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, यह पहला उदाहरण दिया गया है। तो इसे आपको बताना है कि यह कौन सा है, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, यह आपको दिख रहा होगा कि आज बाजार बंद है। आज बाजार बंद है, यह एक उपवाक हो गया। कुछ नहीं मिलेगा, यह दूसरा हो गया। और इसलिए संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक, चलिए। जब मैं भारत में रहता था, रोज मंदिर जाता था। अब देखिए, यहाँ पे एक वाक्य प्रधान उपवाक्य जो है, जब मैं भारत में रहता था, अभी अर्थ पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। जब मैं भारत में रहता था, उसके बाद क्या क्या, तो वह बता रहा है कि रोज मंदिर जाता था। तो इस तरह एक क्रिया दूसरे क्रिया पे आश्रित हो गई। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। या दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है। सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। तो देखिए, इसमें न संयोजक चिन्ह है, न इसमें अर्थ कोई प्रधान हो रहा है, न इसमें कोई उपवाक्य है। तो सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है, जिसको हम एक लय में पढ़ देते हैं, वह हो जाता है सरल वाक्य। तो यह तीसरा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वह आज मुंबई जा रहा है। वह आज मुंबई जा रहा है, यह एक उपवाक्य हो गया। उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं, और बीच में क्या है, संयोजक चिन्ह। इस कारण से यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ध्यान रखिएगा। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। इसको भी हम एक सरल वाक्य की तरह एक पढ़ दिए, और सरल वाक्य भी है। तो यह क्या है, सरल वाक्य है। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ और हम उदाहरण ले लेते हैं, जो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। देखिए, उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यह देखिए, उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। इसमें भी आपको कोई भी संयोजक चिन्ह वैसे नहीं दिख रहे, उपवाक्य नहीं दिख रहे हैं बहुत। तो यह एक सरल वाक्य है। देखिए, वाक्य कितने भी बड़ा हो, उसको नहीं, उसके अनुसार हमको नहीं बताना है कि यह मिश्र वाक्य हो जाए। पढ़ने के आधार पर हमको समझना है। तो यह वाक्य तो कुछ बड़ा था, लेकिन आपको यह समझना है कि इसमें कोई भी वैसा नहीं लगा, इसलिए यह क्या है, इसको हम एक लय में पढ़ दिए। उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यह हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है। वह भैंस जो पेड़ के तने में बंधी है, हरि राम की है। अब देखिए, वह भैंस जो पेड़ के तने में बंधी है, यहाँ पर अभी पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। हरि राम की है, यानी अब बताया गया कि वह भैंस के बारे में, वह किसकी है, हरि राम की। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पे आश्रित हो गई। इस कारण से यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए, वह आया पर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अब देखिए, यह वाक्य क्या हो जाएगा, वह आया बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। पर संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। यह कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आप खाना खाकर आराम कीजिए। आप खाना खाकर आराम कीजिए। देखिए, ये एक सरल वाक्य है, इसको एक लय में हम पढ़ दिए, एक झटके में पढ़ दिए। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सरल वाक्य हो जाएगा। बीना ने उपहार लिया, बीना ने उपहार लिया और भैया को दिखाने चली गई। और यहाँ संयोजक चिन्ह है, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कि मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है।
इसको भी एक लय में हम पढ़ दिए, इसमें कोई संयोजक चिन्ह नहीं है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, तो इस कारण से यह क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए। निहाल का उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम आए। निहाल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य भैया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। जब यहाँ तक हम पढ़े कि वह कक्षा में प्रथम आए, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित हो गई, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, यतीश सवेरे आया था और शाम को लौट गया। ठीक है, तो देखिए यतीश सवेरे आया था और शाम को लौट गया, और संयोजक चिन्ह जुड़े हुए हैं, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, एक झटके में हम इस वाक्य को पढ़ दिए। इसमें कोई संयोजक चिन्ह नहीं है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं, इस तरह से यह क्या हो जाएंगे, यह वाक्य सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, श्रमिकों ने कार्य समाप्त किया और अपने अपने घर चले गए। श्रमिकों ने कार्य समाप्त किया और अपने अपने घर चले गए। देखिए, श्रमिकों ने कार्य समाप्त किया और संयोजक चिन्ह जुड़ गए, अपने अपने घर चले गए, तो यह क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखे हैं कि कुछ हम लोग पढ़े पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कुछ उद्देश्य और विधेय के बारे में जाने, और कुछ उदाहरण के माध्यम से भी हम समझने का प्रयत्न किए। तो उदाहरण के माध्यम से भी कुछ समझने का प्रयत्न किया गया है। तो देखिए, कुछ और हम बहुविकल्पी प्रश्न इसमें इसके आगे दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। कुछ और प्रश्न जो हमको समझना चाहिए इसके आधार पे। देखिए, पीडीएफ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है प्रिंट थोड़ा कम बेसी हो, तो उसके आप अपने ज़्यादा करके देख लीजिएगा, तो उस ब्राइटनेस ज़्यादा करके देखिएगा तो सही दिख जाएगा। देखिए, पहला दिया गया है कि जिस वाक्य में मुख्य और गौड़ दो उपवाक्य होते उसे क्या कहते हैं। देखिए, मुख्य और गौड़ दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और इसमें यह नहीं बोला गया कि किसी संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो मुख्य और गौड़ जो होते हैं वह होते हैं मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ख। क्या हो जाएगा, ख। अब दूसरा दिया है कि जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं वह क्या कहते हैं। तो किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य। जिस क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि अब दिया है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सरल वाक्य पहचानना है। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। वहाँ एक छोटा सा गांव था और जिसके चारों ओर जंगल था, यह सरल वाक्य है, नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह मिश्र वाक्य हो गया, यह भी मिश्र वाक्य। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया और संयोजक चिन्ह से जुड़ा है, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मैंने एक बहुत दुबले पतले व्यक्ति को देखा। अब देखिए, इस वाक्य को आप पढ़कर लग रहा है कि एक लय में एक ढंग से हम झटके में इसको पढ़ पा रहे हैं। मैंने एक बहुत दुबले पतले व्यक्ति को देखा, और इसमें कोई संयोजक चिन्ह, कोई उपवाक्य ऐसे नहीं दिख रहे हैं, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जिसके कारण आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला जो दिया गया है 5वां प्रश्न, वह है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य चुनना है। ठीक है, गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। संयुक्त वाक्य चुनना है, ध्यान दीजिएगा। मोहन कल यहाँ आया और सबसे बात करके चला गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, यह तो सरल वाक्य था। जब मैंने बालक को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। ठीक है, और मेरा वह मित्र जिसका नाम मोहनलाल है उदार और सरल व्यक्ति है। किस वाक्य को देखकर आपको लग रहा है कि इसमें संयुक्त वाक्य होगा? तो देखिए, ख वाला ऑप्शन देखिए, मोहन यहाँ कल आया और सबसे बात करके चला गया। तो यह ख नंबर का जो दिया गया है ऑप्शन, वह है क्या दिया गया है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चुनना है। ज्यों ही पुलिस आई चोर भाग गया। ज्यों ही पुलिस आई चोर भाग गया,
तो मिश्र वाक्य यही है कि जैसे पुलिस आई वैसे चोर भाग गया, ज्यों ही पुलिस आई वह चोर भाग गया, तो यह क्या हो गया, मिश्र वाक्य। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है उसे देखना है। हॉकी की कमेंट्री में जब लेकिन लगता है तो गोल नहीं हो पाता है। हॉकी की कमेंट्री में जब लेकिन लगता है तो गोल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लेकिन लगता है तो गोल नहीं हो पाता, तो यह क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। यह वही गुंडा है जिसने तुम्हें कल बेवकूफ़ बनाया था। यह वही गुंडा है जिसने तुम्हें क्या बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था। तो यह भी क्या है, मिश्र वाक्य। यही वह गुंडा है, अभी अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, जिसने तुम्हें कल बेवकूफ़ बनाया था, तो यह एक पर आश्रित है, तो यह भी मिश्र वाक्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टॉपिक को समझाते हुए हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।